नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने निर्धारित समय पर आप सबके बीच हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने मेरे 201 क्लास के प्रयागराज से सीधे प्रसारण का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं अपने उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो प्रयागराज में मेरे साथ अपने हर स्तर से मेरे साथ जुटे रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने इस स्टूडियो हरैया से डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी का, डॉक्टर एस आर द्विवेदी जी का, डॉक्टर दिनेश चंद पांडे जी का और अपने उन तमाम साथियों का जो दोपहर 2 बजे 24 जून को मेरे साथ इस कार्यक्रम के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजते रहे, अपने संदेश भेजते रहे। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत गर्म है, लेकिन मैं अपने वादे के अनुसार आपके बीच आप सब से मिलने अपने इस निर्धारित कार्यक्रम पे समय से पहुंच गया। और मैं देख रहा हूं कि आप सब हमारे इस पुराने चिर परिचित आईडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी जो पिछले 15 दिनों से आपके बीच से गायब थी, इसे हैक कर लिया गया था। मैंने बहुत प्रयासों के बाद फेसबुक को अपनी आईडी भेज करके, अपने ईमेल को फिर से खुलवा करके और फेसबुक को फिर से चालू कराया। इसमें आप सब मेरे साथ हैं। बीच में फ़ोन आ रहे हैं, इस नाते मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूं। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि फ़ोन कॉल्स ना करें। हमारा निर्धारित क्लास रात 10 बजे आरंभ होता है और 10 बजे लगातार आज नेटवर्क कुछ वीक चल रहा है, इस नाते मुझे रुक जाना पड़ता है। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि फ़ोन कॉल्स ना करें। मेरे आज से मैंने एक, हालांकि हो नहीं पाता है, फिर आप सबकी लोकप्रियता को देखते हुए, आप सबके स्नेह को, लेकिन मैंने आज से तय किया है कि मैं इस क्लास को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रखूंगा और कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में ही अपने विषय को समेटने का प्रयास करूं। इस कार्यक्रम में आज बैठने के पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको नोटिस दिया था कि मैं महिला रोग पर एक श्रृंखला जारी कर रहा हूं आज से, यानी आज 28 जून से मैं महिला रोगों पे एक श्रृंखला जारी कर रहा हूं। और उस श्रृंखला को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के तुरंत बाद मैं पुरुषों के रोगों पर श्रृंखला आरंभ करूंगा और फिर बच्चों के रोगों पर श्रृंखला आरंभ करूंगा। लेकिन इन तीनों श्रृंखलाओं के जारी करने के पहले मैं इन तीनों विभिन्न वर्गों या विभिन्न लिंग पर आधारित, सेक्स पर आधारित, यानी विभिन्न सेक्स, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स पर पहले हम इनके प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा बनाए गए अंगों की संरचना पर विचार करेंगे। बच्चों के शरीर की संरचना जो 0 से 5 वर्ष की होती है, उनकी कार्य विधियां युवा के और वृद्ध के शरीर की कार्य विधियों से अलग होती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। पुरुषों के जनन अंग अलग तरीके के प्रकृति निर्धारित किए हैं, हम उनके कार्यों पर विवेचना करने से पहले हम पुरुषों के जनन अंगों पर चर्चा करेंगे। और उसी तरीके से आज जब हम महिला रोगों की चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में महिला रोगों पर हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कितनी कारगर हैं, किस तरीके से काम करती हैं, तो उसके काम करने से पहले हमें महिला रोगों को जानने से पहले महिला के जनन अंगों के बारे में कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी भी जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, अभी दिन में एक हमारे साथी ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर कुछ अन्य साथियों की बहस, हमारे एक सीनियर साथी जो वो भी क्लास चलाते हैं, उनके कुछ सवाल जवाब की नोकझोंक हमारे पास भेजी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी ग्रुप में यदि किसी अन्य साथी का कोई क्लास या इंटरव्यू या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर सुनते हैं
तो आप उसका आनंद लीजिए, आप उनसे सीधे उस विषय में जानकारी लें, लेकिन वहाँ पर आप मेरी चर्चा ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन साथियों को मेरे नाम से एलर्जी है, मेरे क्लास से एलर्जी है, मेरी किताब से एलर्जी है, मेरी किताब के बिकने से एलर्जी है। तो मैं अपने आप को उनसे अलग करना चाहता हूँ। हमारे अब अनिल श्रीवास्तव किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था, किसी काउंसिल, बोर्ड या किसी एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में नहीं जाने जाएंगे, बल्कि अनिल श्रीवास्तव एक इलेक्ट्रोहोपैथ के रूप में इलेक्ट्रोहोपैथिक समाज के साथियों के बीच एक अनुयायी बन के, एक सामान्य व्यक्ति बन के जाने जाएंगे। मैं अपने आप को इसी रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे किसी संस्था का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी एसोसिएशन का कोई पद नहीं चाहिए। मैं अपनी निजी व्यस्तता के चलते धीरे धीरे सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूँ, और अभी मैंने IH मेडिकल काउंसिल के एडिटर पद से त्यागपत्र दिया है। अभी मैंने उसका संदेश भी आप सबको भेजा है, और जल्द ही मैं एसोसिएशन के महासचिव पद से भी अपने आप को अलग करने की मूड में हूँ। हालांकि मैं एक बार मूड बना चुका था, लेकिन हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि आप अभी संस्था में बने रहें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से एसोसिएशन की गतिविधि में कोई खास प्रगति नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी मीटिंग को कॉल करने पर उस मीटिंग को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं बड़े पदाधिकारी भी उस मीटिंग को तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस तरीके से एसोसिएशन को चलाना, केवल एसोसिएशन का तमगा ले लेना, केवल उसके पदाधिकारी बन के बैठे रहना, अनिल श्रीवास्तव को ये शोभा नहीं देता। अनिल श्रीवास्तव के मन की अंतरात्मा कोई गंवारा नहीं करता है। इस नाते मैं लगातार आप सबके बीच एक इलेक्ट्रोहोपैथ के रूप में जाना जाऊं, एक इलेक्ट्रोहोपैथ के सेवार्थी के रूप में जाना जाऊं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपने उन तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा जो विभिन्न संगठनों में मुझे रखे हुए हैं, आप सब कृपया मुझे मुक्त करें अपने विभिन्न पदों से। मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोपैथी की समाज सेवा करते हुए, इलेक्ट्रोहोपैथी को चाहने वाले, इलेक्ट्रोहोपैथी को सीखने वाले, इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले, मैं उनके बीच जानना चाहता हूँ, और मैं उन्हीं को समझना चाहता हूँ। क्योंकि आप सब बहुत विद्वान हैं, आप सबको इलेक्ट्रोहोपैथी बहुत ज़्यादा आती है, आप सब इलेक्ट्रोहोपैथी के मसीहा हैं, और मैं तो एक छोटी सी कड़ी हूँ। मेरे अंदर जो कुछ 36 वर्षों से जो आया, जो मैंने अपने आप में रखा, मैं वही अपने साथियों को बांटना चाहता हूँ। इस कारण मैं आप सब से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सब मुझे अपने विभिन्न पदों से मुझे मुक्त करें, और भविष्य में भी कोई एसोसिएशन, कोई संस्था मुझे किसी पद पर सुशोभित ना करे। अब आइए हम चर्चा करते हैं महिला शरीर के प्रकृति द्वारा बनाए गए संरचना पर। जहाँ तक महिला शरीर की संरचना की बात है, महिला शरीर में सारे अंग पुरुषों के समान, प्रकृति ने हर अंग की कार्यप्रणाली पुरुषों के समान बनाई। लेकिन जहाँ तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात थी, वहाँ पर महिला और पुरुष को अलग अलग तरीके से जनन अंगों का निर्धारण प्रकृति ने किया। महिलाओं को प्रकृति ने एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी, बच्चे का गर्भ में पालन पोषण, बच्चे के जन्म के बाद माँ के दूध से उसका पालन पोषण, फिर बच्चे के बड़े होने पर एक माँ के रूप में उसका पालन पोषण, और जीवन भर माँ का स्वरूप प्रदान करना। हम आज चूंकि माँ की बात कर रहे हैं, तो माँ के इस स्वरूप को प्रदान करने के लिए प्रकृति ने भी अपने पूरे दिमाग को, पूरे इंजीनियरिंग को महिला के विभिन्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बनाने में खर्च किया। जहां पुरुषों के एब्डोमिनल कैविटी में पूरा का पूरा आहार नाल भरा होता है, रेक्टम भरा होता है, वहीं पे महिलाओं के उसी पार्ट में प्रकृति ने एक यूटेरस, एक गर्भाशय भी स्थापित कर दिया, और इस गर्भाशय के दोनों साइड में एक एक ओवरी लगा दी, जिसे आप अंडाशय कहते हैं। अभी तो प्यूटेटरी ग्लैंड पर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने प्यूटेटरी ग्लैंड कान के पीछे बता दिया, और उस किताब का नाम बताइए, उस जूलॉजी क्या किताब का नाम बताइए जिसमें लिखा गया। मस्तिष्क के जब इस ब्रेन बोन को, कैविटी को आप हटा दें, तो मस्तिष्क का एक छोटा सा पार्ट मिलता है। उस मस्तिष्क के छोटा सा पार्ट, यहाँ कान के पास जो आपका गड्ढा वाला भाग है, अगर आप हाथ रख के यहाँ दबाएंगे तो एक गड्ढा आपको लगता है।
बाकी सारी बोन आपकी गोल या चपटी लगती, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा होता है। ये गड्ढा उसी हाइपोथैलेमस कैविटी का है जहाँ पे बोन दबी होती है, और उस हाइपोथैलेमस कैविटी के अंदर इन्फंडिबुलम से प्यूटरी ग्लैंड लगा होता है। ये विज्ञान को जानने वाले, जीव विज्ञान को जानने वाले सब समझते हैं। अब ब्रेन को वर्टिकल घुमा दें, हॉरिजॉन्टल घुमा दें, तो उस हाइपोथैलेमस कैविटी का और प्यूटरी ग्लैंड की दिशा बदल जाएगी। लेकिन इन दोनों भवों के बीच पीछे 2 इंच पर प्यूटरी ग्लैंड अनिल श्रीवास्तव स्वीकार नहीं करते। ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं किसी साथी की आलोचना नहीं करता, मैं उनके ज्ञान की आलोचना नहीं करता, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे सीनियर साथी हैं, उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, वो कहते हैं बड़ी बड़ी किताबों का नाम नहीं बताते हैं। कितनी किताबों का नाम जानेंगे। मेरे पास एक ये किताब है डेविड जॉनसन की, और ये पूरी किताब अंग्रेजी में है, और फॉरेन की किताब है, फॉरेनर की किताब है, विदेशी किताब है। और इस किताब का जो वज़न है, ये अगर आप तराजू में रखेंगे तो ये 10 किलो से अधिक है। मैं इस किताब का अध्ययन करके लेक्चरर बना हूँ, मैं इस किताब का अध्ययन करके डॉक्टर बना हूँ, और इसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी डेविड जॉनसन, और इसकी कीमत $83। ये आज से 20 साल पहले मैंने इस पुस्तक को खरीदा था, और ये किताब आज भी है। मैंने इसके एक एक पेज को पढ़ा है। फिजियोलॉजी मेरे पास और भी किताबें हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत गहन अध्ययन करता हूँ और करता रहता हूँ, निरंतर करता रहता हूँ। और जब जब मुझे टेलीविज़न पे, अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से कोई चीज़ पढ़नी होती है या समझनी होती है, तो मैं उसको बारीकी से पढ़ करके नोट बनाता हूँ। इस नाते ये कहना कि किताबों का नाम नहीं बताया, मोटी मोटी किताबें दिखा के, तो नाम से क्या करेंगे। किताबें तो बहुत हैं, जरा अध्ययन तो लोग करें, पढ़ें तो, और पढ़ करके लोगों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बहुत से साथी इस समय कमेंट्स पर हैं और सब नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और बहुत दिन बाद चूँकि मैं आपके बीच आया हूँ, 20 जून के बाद 24 को मैं आपसे सम्मान समारोह के माध्यम से मिला, और कुल मिला करके आज क्लास नंबर मेरा 202 है। मैं थोड़ा सा 203 लिख गया था, हमारे कई साथी कंफ्यूज कर गए, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे महिला के शरीर में यूटेरस के ये जो पार्ट है, महिला का यूटेरस, ये किडनी से थोड़ा सा नीचे स्पाइनल कैविटी के पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होता है, जिसके दोनों साइड पर एक एक ओवरी लगी होती है। ये ओवरी अपने आप में लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। ये ठोस होती हैं और 3 स्तर की बनी होती हैं। इनके जो 3 स्तर होते हैं, किडनी के बाहर की ओर एब्डोमिनल पेरिटोनियम होता है, और बीच में मेजोवेरियम होता है, और एक पार्ट उसका सिरोसा होता है। अगर हम ये कहें कि इसके प्रत्येक ओवरी में एब्डोमिनल पेरिटोनियम के फोल्ड जो होते हैं, उस पर मेजोवेरियम की झिल्ली आपके मिजेंट्री द्वारा पेल्विक कैविटी की दीवार से सधी होती है, और एक और ये लंबी झिल्ली यूटेरस से जाके जुड़ जाती है, यानी इसी ओविडक्ट के माध्यम से वो झिल्ली जाकर के यूटेरस तक संबंधित होती है, ओवरी से निकल करके मेजोवेरियम तक जाती है। और इस झिल्ली में जो लिगामेंट्स होते हैं, वो ओवरी को अपने स्थान पे बनाए रखते हैं, यानी ओवरी को वहाँ से हटने नहीं देते। क्योंकि ओवरी लटकी होती है दोनों साइड में गोल करके, तो उस ओवरी को इधर उधर हिलने से रोकने के लिए उसमें लिगामेंट्स के फाइबर्स होते हैं। प्रत्येक ओवरी में अपने स्तर पर बनाए रखने के लिए हम इसको ये थोड़ा सा अपने स्थान पर पीछे चल के एक थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसे हम हाइलम कहते हैं, और इस हाइलम पर ब्लड कैपिलरीज और विभिन्न तंत्रिकाओं का जाल बना होता है, और वो वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हम आगे कहें कि ओवरी एक ठोस अंग है, और ये 3 लेयर की मिलकर के बनती, जिसे हम ऊपरी लेयर में पेरिटोनियम कहते हैं, बीच में एक सघन घनाकार यानी क्यूबिडॉयल मेम्ब्रेन का बना हुआ जर्मिनल एपिथेलियम होता है, और उसके अंदर
थर्ड लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर आपकी एक सघन, यानी जिसको आप कह सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजाइना कहते हैं। ये ट्यूनिका एल्बुजाइना अंदर की ओर, इसमें कुछ और फाइबर्स होते हैं जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस ओवरी के अंदर स्ट्रोमा भी 2 पार्ट का बना होता है, जिसे हम, एक पार्ट उसका होता है कॉर्टिकल स्ट्रोमा और दूसरा पार्ट होता है मेडुलरी स्ट्रोमा। जो कॉर्टिकल स्ट्रोमा होता है इसमें रेटिकुलर पीले रंग के इलास्टिन फाइबर होते हैं और इनमें ब्लड सेल्स की कैपिलरीज फैली होती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई इस इलास्टिन फाइबर्स में ज़्यादा होती है। यही इलास्टिन फाइबर्स, जो पीले रंग के रेटिकुलर इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ये ओवरियन बनाते हैं और ओवरियन से फॉलिकल बनते हैं। ये फॉलिकल oocytes कहलाते हैं और oocytes वो प्रारंभिक स्तर है जो ओवम का बनने का स्थान है। यानी जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, उस ओवरियन फॉलिकल्स में oocyte बनते हैं, oocyte में oogenesis होता है और oogenesis के बाद ओवम बनते हैं। हमारे जो oogenesis की प्रक्रिया होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ओवरी के अंदर, और महिला रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण अंग भी ओवरी है। अगर ओवरी नहीं है तो ओवम बनेंगे नहीं। फिर ना तो फैलोपियन ट्यूब की ज़रूरत है, ना यूटेरस की ज़रूरत है, ना सर्विक्स की ज़रूरत है, ना वाजाइना के बल्बा की ज़रूरत है। यानी जो उससे संबंधित सब ऑर्डरी ऑर्गन्स लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो महिला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें ओवरी के साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं, जैसे ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, वाजाइना होता है, बल्बा होता है, और फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रेस्ट होता है, जो बच्चे के पालन पोषण में दूध का निर्माण करता है। तो जो oogenesis होता है, oogenesis का मतलब ओवरी में ओवम के बनने के बाद, ओवरी में ओवम के बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। जो oocyte को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो पहला सेल है जहाँ से अंडे का निर्माण होता है उसको हम oocyte कहते हैं। यानी प्रारंभिक सेल को, ओवरी के अंदर बनने वाला जो प्रारंभिक सेल है जो फैलोपियन ओवरियन से बनता है, उसे हम oocyte कहते हैं। oocyte में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन, ये 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। चूँकि एन कैरेक्टर में जो शरीर है ये एन कैरेक्टर का है, तो oocyte एन कैरेक्टर के हैं। इनमें केवल विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद इनकी कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, इनका आकार बड़ा होता है और अंतिम आकार को जो oocyte है, oocyte डिवाइड होकर के अंतिम समय में ओवम के रूप में बन जाती है। ये ओवम अपने संबंधित ओविडक्ट के माध्यम से, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहाँ तक आकर के रुकते हैं। यानी महिला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पहला महत्वपूर्ण ऑर्गन ओवरी है। हम इस ओवरी को जितना विस्तृत अंदर की ओर अध्ययन करेंगे, हम इसकी कोशिकाओं में देखते हैं कि लगभग इस ओवरी का 2/3 भाग जो कीप नुमा होता है, ओवरी के पीछे वाला पार्ट, वो सिलेटेड कॉलुमेनर एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें म्यूकोसा और सेरोसा होते हैं, और वही आगे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर कीप नुमा रचना आगे बढ़ती मेसोवेरियन मेम्ब्रेन की रूप में आगे बढ़ती हुई यूटेरस तक चली जाती है। इसमें अगर हम ये कहें कि हम इसको फिब्रिलेटेड फनिल या कीप नुमा संरचना को फिब्रिलेटेड फनिल कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका नाम हम फैलोपियन ट्यूब तो बाद में कहते हैं, लेकिन उसके जो पीछे वाला भाग है, जिसको हम उभरा हुआ भाग कहते हैं, फनल टाइप का भाग कहते हैं, उसे हम फिब्रिलेटेड फनल के रूप में मानते हैं, या इसी को इन्फंडिबुलर भी कहते हैं। ये हमारे पास प्रकृति के द्वारा एक अनमोल संरचना है, जिसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा सेल oocyte कहलाता है। वो oocyte विभाजन के पश्चात ओवम कहलाता है, और ओवम आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को, अपने यन कैरेक्टर को प्रोसीड करता है, उस यन कैरेक्टर को आगे की ओर देता है। अब ओवरी और फैलोपियन ट्यूब जुड़ जाते हैं यूटेरस से,
यूटेरस का संबंध आगे सर्विक्स से होता है, सर्विक्स का संबंध आगे वैजाइना से होता है, वैजाइना का संबंध आगे वल्वा से होता है, और इसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी ये ओवम जो ओवरी से बन रहे हैं, ये जा कर के फैलोपियन ट्यूब में जब रुकते हैं और वहाँ पे स्पर्म से इनका संपर्क होता है, तो यन कैरेक्टर स्पर्म के और यन कैरेक्टर ओवम के मिल करके 2 यन कैरेक्टर बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मेल के यन कैरेक्टर, फीमेल के यन कैरेक्टर, दोनों यन प्लस यन इक्वल टू 2 यन। और प्रकृति को ये पता था कि अगर हमने 2 यन कैरेक्टर के बच्चे का जन्म दिया तो नेक्स्ट जनरेशन में हमको 4 यन कैरेक्टर के बच्चे का जन्म देना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन में 8 यन कैरेक्टर के बच्चे का जन्म देना पड़ेगा, फिर 16 एज का देना पड़ेगा, और इस तरीके से ये कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे, और कैरेक्टर बढ़ेंगे तो फिर उनके साथ ऑर्गन बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रकृति को लगा कि आखिर ये रोका कैसे जाए, बच्चा पैदा होगा या तो लड़की या लड़का, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगा, और कैरेक्टर जायगोट में मदर और फादर दोनों के मिलाए जा रहे हैं, और जायगोट जो बन रहा है वहाँ पे 2 यन के कैरेक्टर हैं। उस 2 यन के कैरेक्टर को प्रकृति तत्काल मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा उसके पहले फेज में, प्रोफेज फर्स्ट फेज में कैरेक्टर को तोड़ करके आधा कर देता है। यानी यन प्लस यन जो 2 यन कैरेक्टर फैलोपियन ट्यूब में बना था, उसको तोड़ के वो यन कैरेक्टर कर देता है। यानी n/2 मेल का और n/2 फीमेल का इक्वल टू यन कैरेक्टर, और वही यन कैरेक्टर फिर आगे विभिन्न डेवलपमेंट के करके एक बच्चे का आकार माँ के गर्भाशय में या गर्भ में पलता है। हम यूटेरस की संरचना के बारे में बाद में बात कर लेंगे इसके क्रम में। अभी ये एक दिन हमको और लेना पड़ेगा इस अंग के बारे में, और उसके तुरंत बाद फिर हम इस महिला के रोगों पर चर्चा करेंगे। अब आपको हम बताना ये चाह रहे थे कि चूंकि महिला के शरीर के इस तरीके के अंग की संरचना के साथ इनके इतने अंग जुड़े हुए हैं कि उन अंगों से संबंधित होने वाली बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। पुरुषों में सेक्स ऑर्गन बहुत सुरक्षित बनाया है प्रकृति ने, बहुत बंद बनाया है, और महिलाओं में जो ऑर्गन बनाए गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें विभिन्न अंग और उनसे एसेसरी अंग बनाए गए, तो रोगों की संख्या भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा आई। जनन से संबंधित या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो रोग आए, उन रोगों की संख्या ज़्यादा हुई, और उनके कैरेक्टर भी ज़्यादा हुए, उनके काज भी ज़्यादा हुए, और विभिन्न प्रकार के रोगों के नाम भी ज़्यादा हुए। तो आज बस इतना ही। कल आपसे हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे और फिर रोगों को क्रमवार लेंगे। देखिए, ये मेडिकल क्लास है, जीव विज्ञान से संबंधित मानव शरीर की संरचना है। यहाँ पे हमको, चूँकि ये मेरा प्रसारण पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, हमको बहुत नपे तुले शब्दों में, बहुत सधे शब्दों में आपको मानव शरीर की संरचना और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में बातचीत करनी है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इस बात पर होना चाहिए कि हम कौन से रोग और कौन सी दवाएं आपको किस डोज की बताते हैं। यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिर्फ उतना ही महत्व आप दें जितना आवश्यक हो उन अंगों को जानना और समझना। बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है। उसके लिए फिर क्लासरूम होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए और बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पे डायग्रामेटिकली हम आपको डायग्राम बनाते हुए उसकी चर्चा कर सकें, उस पर विवेचना कर सकें और आपके सवाल जवाब भी लिए जा सकें। और उसके लिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने प्रयागराज में भी कहा है कि ऑनलाइन क्लास हम आपका लेंगे, और ऑनलाइन क्लास के लिए सारी संरचना बन रही है। हम उस पर जल्द ही अपना पूरा का पूरा रूल रिविजन आप तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ कि आज के इस क्लास में आप सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप सब लाइन पर भी हैं और बहुत ज़्यादा लाइन पर सब लोग हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार, शुभरात्रि। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं और आप सबके बीच बने रहेंगे। नमस्कार।